शेयरिंग आप इनेबल कर दीजिए, ठीक है डिसेबल्ड है अमित जी। हाँ ठीक है। अमित जी प्लीज रिकॉर्ड दिस मीटिंग। हाँ हाँ विश्वनाथ जी, एक 10 मिनट पे पॉज लीजिएगा, बता दीजिए जब पॉज 10 मिनट। ठीक है सर, समझ गए ना? ओके ओके। मेरी स्क्रीन अगर दिखे तो बताइएगा। यस सर। जी दिख रही है। यस ओके। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको शेयर करने वाला हूं यहाँ, सबसे पहली चीज कि हमें पेमेंट कब से स्टार्ट करनी है, किस तरह से पेमेंट करनी है, कितनी कितनी करनी है। तो कोर्ट रिसीवर महोदय उनकी वेबसाइट से मैंने ये 3 ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए हैं। जो ग्रुप 2 है ये हमारा O2 वैली का है। ठीक है, इस ग्रुप 2 में देखेंगे आप तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट ईश्वर चंद बिल्डर है वो बना रहा है, और इन दोनों का एक साथ डेडलाइन दी गई है, दोनों प्रोजेक्ट की एक साथ डेडलाइन दी गई है। इसमें कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि लो राइज में पहले काम या तेजी से क्यों हो रहा है, O2 वैली में क्यों नहीं हो रहा सेम फेज से। तो इसका सीधे सीधे आंसर यही है कि आप अगर इस प्लान को देखेंगे, ठीक है, इस प्लान को देखने से ही पता लग जाएगा कि किस प्रोजेक्ट को पहले काम करके उसकी डिलीवरी देनी है और कौन सा प्रोजेक्ट कितने % कंप्लीट था। ये सभी को मालूम है कि सेंचुरियन लो राइज लगभग 90% कंप्लीट था और O2 वैली लगभग 60% कंप्लीट था, 65%। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो CR और NBCC का प्लान आया है, उस प्लान में आप देखोगे तो जुलाई 2021 में उन्हें 300 फ्लैट्स जो कि 50% होते हैं और 300 फ्लैट्स जो कि रिमेनिंग 50% होते हैं वो अक्टूबर 2021 तक दे देने हैं। हमारे यहाँ फर्स्ट टावर की डिलीवरी होगी जो कि F16 है, अक्टूबर 2021, जो कि इसकी फाइनल डिलीवरी के पैरेलल है। बाकी जो 3 टावर है वो बाद में डिलीवरी होगी। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों लो राइज में काम अभी ज्यादा तेजी से हो रहा है। 70% डिप्लॉयमेंट यहाँ है, 30% डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है लेबर्स की। इसका रीजन यही है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी मिल गई आपको कि क्यों ज्यादा है। चूंकि एक ही बिल्डर काम कर रहा है इसलिए जो भी वर्कफोर्स यहाँ से काम होने के बाद बचेगी वो सीधे सीधे O2 वैली में ही लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हमें पेमेंट कैसे करनी है और क्या करनी है। तो जब ये ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में जो कोर्ट रिसीवर महोदय ने ये 10 इंस्टॉलमेंट की एक शीट बनाई। ठीक है, उसमें जो भी रिमेनिंग आपका अमाउंट है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 लाख अमाउंट आपका रिमेनिंग है, वो कोई भी अमाउंट हो XYZ, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 5 लाख रुपए आपने कैलकुलेट करके बताया कि हमारा 5 लाख रुपए बचा हुआ है पैसा जो कि देना है। तो उसमें आप उस 5 लाख को 10% इक्वल डिवाइड करेंगे और 50,000 50,000 50,000 50,000 10 इंस्टॉलमेंट पे आपको पे करनी है, जो कि ये इंस्टॉलमेंट हर 2 महीने में देनी है। आप अगर देखोगे तो ये जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने शीट बनाई हुई है। ठीक है, तो हर 2 महीने में देनी है। अगस्त से अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक एक महीने का गैप आ रहा है और आपको देनी है। क्योंकि यूको बैंक की वेबसाइट में कुछ अपडेट्स करवाने थे उन्हें सर्विस टैक्स से रिलेटेड और भी चीजों के लिए, तो कोर्ट रिसीवर ने ये एक्सटेंड बढ़ा दी। अगस्त की जगह ये सितंबर कर दिया, और जो कि 15 सितंबर, इसी महीने की 15 तारीख की डेट है जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की होगी। ये उन सभी बायर्स पे लागू होती है जो स्वयं से पेमेंट कर रहे हैं अपनी पॉकेट से, जिनके बैंक एग्री हो गए हैं
या जो खुद पेमेंट करना चाहते हैं, जिनका लोन अभी सैंक्शन नहीं हुआ उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है ये चीजें। जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है और बहुत मोटा अमाउंट है, मान लीजिए 10 लाख का अमाउंट किसी को देना है या 20 लाख का अमाउंट देना है, वो नहीं दे सकता, तो इसलिए ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फिर भी गाइडलाइन यही है कि वो अपने पास से अगर दे सकते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जरूर दें, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और चलेगी, उस 2 महीने तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि हम दिन पर दिन देख रहे हैं, डीएचएफएल के 1-2 केसेस एग्जांपल्स हैं, कुछ बायर्स का फोन आया था मेरे पास, उनको डीएचएफएल से फोन आया है फर्दर डिसबर्समेंट के लिए, जिनका अकाउंट एनपीए नहीं था उनको, मतलब जो अपनी ईएमआई टाइम पर बैंक को चुका रहे थे, उनको फोन आया था। दूसरा, एक्सिस बैंक की भी एप्लीकेशन लोगों तक पहुंची, वो उसका भी सैंपल है मेरे पास, और भी कुछ बैंक्स हैं उनका भी सैंपल पहुंचा कि फर्दर सर्च आते हैं, आप आकर बैंक को कांटेक्ट करें। ठीक है, तो ये चीजें ज्यादा नहीं चलेंगी, इसलिए अगर दे सकते हैं आप तो जरूर दें। तो ये रही पेमेंट की बात, ये शीट है, ये मैं शेयर करूंगा, आपको पता चल जाएगा कि किस किस महीने में आपको पेमेंट करनी है 10-10%। तो ये क्लैरिटी मिल गई हमें यहाँ पर, पेमेंट कब कब करना है और कितना कितना करना है। यहाँ किसी को संशय है या कुछ क्वेश्चंस है या क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अभी अभी 15 सितंबर तक जो डेट एक्सटेंड हुई है जो फॉर हाँ द जी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो क्या जो आगे फर्दर जो इंस्टॉलमेंट है वो भी 15 डेज वो आगे? नहीं सर, दिस इज फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यस। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। सर हाँ जी, बताएं। सर अभी हम और ये पूरा पैसा दे देंगे, अभी पहले भी इतना पैसा, मतलब अभी ये पक्का ही है ना कि मिलेगा ही मिलेगा? मैडम 200% श्योरिटी है, अब ये मिलेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तो किसी का कोई भी हो हैंड ओवर प्लान, मतलब अभी जैसे ये O2 वैली का दिखा रहे हैं F15 जो है, हालांकि मेरा F18 है जो कि 31 मई 2020 दिखा रहा है, तो उसके लिए भी सेम है, मतलब आपको फिर भी 2-2 महीने में इंस्टॉलमेंट देना है रिगार्डलेस मैडम कि आपका कब है डिलीवरी? सीआर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि 17-18 प्रोजेक्ट जो आम्रपाली के हैं, और उसमें भी अलग अलग प्रोजेक्ट के फेजेस हैं, जैसे कि सेंचुरियन पार्क में 4 फेज हैं। उन फेजेस में सबके बीबीए अलग हैं, सबके प्लान्स अलग हैं, सबके तरीके अलग हैं, पेमेंट करने के परसेंटेज अलग हैं। तो बीबीए तो सीआर ने एक बहुत इंटेलिजेंट प्लान ये बनाया है, डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट, और ये सभी के लिए है, इसी तरह का प्लान है सिमिलर वे में। तो एक ऐसा प्लान बनाया है उन्होंने जो सबको सूट करे, सभी प्रोजेक्ट पर अप्लाई हो। प्रोजेक्ट वाइज ये डेट अलग हो सकती हैं, दूसरे प्रोजेक्ट की ये डेट अलग हो सकती है। आपने देखा होगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में डिवाइड किया है उन्होंने, तो उन सभी में ये डेट्स अलग होंगी, लेकिन ये प्लान सिमिलर है। वो एवरी इंडिविजुअल के बीबीए को रीड करके उसके प्लान के हिसाब से नहीं चल सकते, इसलिए उन्होंने एक सिंगल प्लान बनाया जो सब पर अप्लाई हो, डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन एंड। हाँ, तो जैसे मेरा कंस्ट्रक्शन एंड होगा 2022 में, तो हमें तो इतनी जल्दी नहीं देना पड़ेगा ना फिर, इफ आई अंडरस्टैंड इट राइट? नहीं मैडम, ये प्लान सभी को फॉलो करना है। ओह, रिगार्डलेस ऑफ द हैंडओवर डेट? यस यस। अच्छा। अगर किसी का फ्लैट जल्दी मिलेगा तो जैसे ही पोजीशन उसे मिलेगा, उसे, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं हम F16 का, ये अक्टूबर 2021 में बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ आप देखोगे तो 21 सब जगह लिख गया है, ठीक है। एनीवेज, अक्टूबर 2021 यहाँ पर मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, ये इस डिमांड में आप नीचे के तीनों डिमांड इंक्लूड होंगे, आपको देने पड़ेंगे उसी समय। अच्छा, ओके। अगर पोजीशन पहले मिलेगी और आपने पैसा पूरा नहीं दिया है, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो एट द टाइम ऑफ पोजीशन ले लिया जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। एक क्वेश्चन था सर कि इस अमाउंट का कोई हमें, हेलो
बोलिए सर। सर इस अमाउंट का हम हमें कोई ये मिलेगा कि हमें ऑटो में सेल्फ पे करना है, या हम इसका हमारे पास कोई लेटर आएगा कि आपका ये ड्यू है? हाँ, मैं अभी बताता हूँ आपको सर। ये मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। अमित जी, आप स्टॉप कर लीजिए, दोबारा से रिकॉर्ड कर लीजिएगा, पॉज कर रहा हूँ मैं। और IFMS इंक्लूडेड है ना? सर मैं वही बताने जा रहा हूँ, अब थोड़ा सा वेट करिए। ओके सर। अब देखिए, आपको पेमेंट करनी है, आप कहाँ कहाँ से अपने पेमेंट को वैलिडेट कर सकते हैं। आपने कितना पेमेंट किया, आप कैसे पता करेंगे कि आपने कितना बिल्डर को दे दिया, कितना सर्विस टैक्स दिया, कितना आपको रिमेनिंग यूको बैंक में जमा करना है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है। आप ये चीजें कहाँ से पता कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो सोर्स है आपका SOA, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट योर फ्लैट, अकाउंट ऑफ योर फ्लैट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये ERP स्लिप है। कंप्लीट पेमेंट जितना भी आपने किया है उसकी एक स्लिप, जो कि O2 हैबिटेट ने 2017 में सभी लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट की थी, जितने भी बायर्स हैं उन सभी को ईमेल के थ्रू अवगत कराया था। लास्ट पेमेंट जब प्रोजेक्ट बंद होने वाला था उससे पहले उन्होंने सभी को, मोस्टली सभी को ये भेजा हुआ है। अगर किसी के पास नहीं है तो उसका क्या तरीका है वो मैं बताऊंगा कैसे आप जोड़ेंगे। तो पहला क्या है, SOA। SOA अपने आप में ही सफिशिएंट है पता लगाने के लिए कि आपने कितना पेमेंट किया। दूसरा है बिल्डर का डिमांड। ठीक है। दूसरा है डिमांड रेज बाय बिल्डर। जो बिल्डर डिमांड रेज करता है उसमें प्रॉपर कंपोनेंट्स लिखे हुए होते हैं कि आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन और सर्विस टैक्स कितना देना है। तीसरा है आपकी पेमेंट रिसिप्ट्स। ठीक है, ये तीन चीजें ऐसी हैं, इन तीन चीजों से आप पता लगा सकते हैं। इसमें पार्शियली पता लगा सकते हैं आपने कितना पेमेंट किया, बट बेसिक प्लस सर्विस टैक्स इसकी डिटेल नहीं होती। क्रॉस इसमें टोटल आपने जो पेमेंट दी है वो होती है। तो ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों से आप पता लगाएंगे। मेरे पास SOA है, मोस्टली सभी के पास होगा। इस SOA से हम देखते हैं कि कितना पेमेंट किया हमने और हमें हमारा कितना पेमेंट बचा हुआ है और कितना करना है यूको बैंक में। मैं अपना SOA एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसमें, कहाँ से हम किस फील्ड को लेंगे फिल करने के लिए और कैलकुलेट करेंगे। SOA मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है या और बड़ा करूं इसे? आप देख पा रहे हैं? विजिबल है सर, विजिबल। ओके, तो ये आप देखेंगे अगर डिटेल्स को, तो सबसे पहली चीज है आपको ये पता लगाना है कि स्ट्रक्चर क्या है आपके फ्लैट का, क्या फाइनल अमाउंट है आपके फ्लैट का। तो सिर्फ आपके फ्लैट में O2 वैली में सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट है बेसिकली। एक है बेसिक, ये बेसिक है आपका कंस्ट्रक्शन प्राइस फ्लैट का, जो कि आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ है 31,82,460। ये आप देखेंगे तो ये BBA में भी आपको मिल जाएगा, लास्ट के 3-4 पेज के आसपास में कहीं पर होगा। ये आपके फ्लैट का कंस्ट्रक्शन चार्ज है, बेसिक अमाउंट जिसको बोलते हैं बेसिक सेल प्राइस टोटल। ये रेट दिया हुआ पर स्क्वायर, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ जो टोटल है। नीचे आप आइए, IFMS है, देन ड्यूअल मीटर है, तो टोटल प्राइस हमारा ये बना। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि बेसिक प्राइस क्या होता है और IFMS और ड्यूअल क्या होता है।
अब आगे आते हैं, हम बढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो पेमेंट लिखी हुई है, फिगर लिखी हुई है, इसमें कहीं भी सर्विस टैक्स नहीं है। जो भी अभी तक आपने पे किया हुआ है, बिल्डर ने डिमांड की है, वो इसमें प्लस करके सर्विस टैक्स करके ही आपको डिमांड भेजी गई है। अब नीचे आते हैं हम सबसे लास्ट पेज पर। इसे थोड़ा सा और बड़ा करता हूं मैं ताकि लोगों को दिखे। ठीक है, इस फिगर में आप देखिए, स्टेपलर। इस फिगर में आप देखेंगे तो ये सबसे लास्ट रिसिप्ट है मेरी, जब मैंने पेमेंट कर दी थी पूरी, उसके बाद ये मुझे एसओए मिला। इसमें डेट तो नहीं लिखी, शायद 2017 है, 18 नवंबर 2017। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर आप इस फिगर को देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो प्राइस है, देखिए यहाँ से कहाँ से शुरू है, यहाँ से देखिए, ये ऑन बुकिंग पहली पेमेंट मेरी 2013 को गई थी ऑन बुकिंग पे। तो मेरी पेमेंट शुरू होती है यहाँ से। मैंने, बिल्डर ने कितना डिमांड किया, कितना सर्विस टैक्स उस पर लगाया, मैंने कितना पे किया, कितना अमाउंट चार्ज किया उन्होंने, ठीक है, ये सब सारी चीजें दी गई हैं। अब मैं आता हूँ सबसे पहले बेसिक अमाउंट पर। जो बेसिक चार्ज है हमारा, वो ये है, ठीक है। इस पर जो भी चार्ज बिल्डर बोलता है, उस पर ऑटोमेटिक सर्विस टैक्स लगा करके ही टोटल अमाउंट आपसे चार्ज करता है। तो जब आप बैंक को दिए होंगे तो इतना अमाउंट बैंक को दिए होंगे, ये आपका सर्विस टैक्स है, ये आपका बेसिक प्राइस है। तो हमें क्या करना है, ये तो बिल्डर का कैलकुलेशन है, हमने कितना पे किया वो ये है। हमने बेसिक प्राइस क्या पे किया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये, और उसी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने अपना सर्विस टैक्स इस बेसिक प्राइस पर कितना दिया। तो इसमें कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है, जितना बिल्डर ने मांगा उतना हमने पे कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह चलता रह जाएगा, नीचे भी सेकंड लाइन में भी ऐसे ही होगी, थर्ड लाइन में भी ऐसे होगी, फोर्थ लाइन में भी ऐसे ही होगी। तो हमें क्या करना है, अमाउंट पेड अगेंस्ट चार्ज क्रेडिटेड, इस पोर्शन को लेना है, ये हमारा बेसिक प्राइस हुआ। अमाउंट पेड अगेंस्ट वेव्ड ऑफ अगेंस्ट सर्विस टैक्स, ये हमारा सर्विस टैक्स पोर्शन है। डी कॉलम और ई कॉलम हम सबसे लास्ट में आते हैं। डी कॉलम और ई कॉलम, ये डी कॉलम बताता है यहाँ पर कि हमने बिल्डर को 26,84,531 रुपए बेसिक प्राइस दिया है, 92,929 रुपए हमने सर्विस टैक्स दिया है। ये फाइनल पेमेंट है हमारी। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको, तो ये लगभग 27,77,000 रुपए होता है, जो मैंने टोटल पेमेंट करी है विद सर्विस टैक्स, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमने बेसिक प्राइस बिल्डर को कितना दिया और बिल्डर को सर्विस टैक्स कितना दिया। जो उसने डॉक्यूमेंट में दिखाया है, ये हम अज्यूम करते हैं कि उसने गवर्नमेंट को दिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें पेमेंट जो करनी है, हमें पता कैसे चलेगा कि
Sir, you are not audible. Sir, you are सर not audible. वॉइस अनम्यूट करिए, ये ओके। Sir, हाँ, sir. unmute yourself. अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है, yes fine. ओके, तो हमें पता चल गया अपने एसओए को देख करके कि डी कॉलम और ई कॉलम हमें बताता है कि हमने कितना पेमेंट बिल्डर को किया हुआ है अपने फ्लैट के कंस्ट्रक्शन का और उस कंस्ट्रक्शन पे सर्विस टैक्स। यही दो फिगर है जो हमें एंट्री करनी होगी यूको बैंक के फॉर्म में। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एसओए नहीं है तो कैसे आप पता लगा सकते हैं? उसका भी सिंपल सा एग्जांपल है, मैं दिखाना चाहूंगा। मेरे पास 20th फ्लोर की डिमांड है, लास्ट डिमांड जो आई थी, मैं उसे ओपन करता हूं। अभी सबसे लास्ट डिमांड है ये विजिबल नहीं है, मैं इसे बड़ा कर रहा हूं, देखिए, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो बिल्डर ने सभी कुछ कंसोलिडेट करके जो लास्ट डिमांड मुझे भेजी है ऑन कास्टिंग ऑफ 20th फ्लोर, ये डिमांड मैंने नहीं दी थी उनको, इसलिए यहाँ पे 0 पेमेंट है। सिर्फ मैंने डिमांड 20 अगस्त तक दी थी, ये 17th फ्लोर तक, उसकी एंट्री यहाँ तक है, ठीक है, जो मेरा पेमेंट है वो। आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि आपसे क्या डिमांड रेज की गई, आपने कितना पेमेंट किया, कितना पेमेंट आपने बेसिक हेड में किया और कितना सर्विस टैक्स में किया। अब हम देखें इसे, देखिए यहाँ पर जो चार्ज उन्होंने किया है फर्स्ट, और उसके ऊपर टैक्स लगाया है, फिर चार्ज किया है, फिर टैक्स लगाया, चार्ज किया है, टैक्स लगाया, चार्ज किया, टैक्स लगाया। तो इसी तरह से आप अगर देखोगे तो जो हमने पे किया है वो ये अमाउंट है, अगर उनका कॉम्बिनेशन है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो बिल्डर जितना डिमांड करता गया हम एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट देते चले गए। कुछ यहाँ डिफरेंस आया है, शायद मैंने कम दिया यहाँ कहीं, यहाँ देखिए, ठीक है, इस डिमांड में और इसमें फर्क है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप यहां से पता लगा सकते हैं कि आपने कितना पेमेंट किया। यहां आप देखेंगे ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके पता लग रही हैं, यहां तक, इस रो तक 20 मई 2016 तक आपको पता लग रही है कि आपने बेसिक प्राइस कितने दिया, सर्विस टैक्स कितना दिया। तो इन सभी को आप एक एक्सेल शीट में लिख लेंगे। अगर आपके पास एसओए नहीं है तो इन सभी चार्जेस को आप एक्सेल शीट में लिख लेंगे, साथ ही साथ जो भी टैक्स अमाउंट आपने पे किया उसको लिख लेंगे और बाद में सम कर देंगे जो भी चार्ज अमाउंट आपने बेसिक प्राइस का दिया है और जो सर्विस टैक्स आपने पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका है आपके पेमेंट को कैलकुलेट करने का। अब मैं आता हूँ यूको बैंक की वेबसाइट में कि वहां पर किस तरह की एंट्री मांगी गई है और कहाँ आपको क्या एंट्री करनी है। हमने एक एक्सेल शीट में, बिफोर वी गो टू यूको बैंक, ये जो कृषि और स्वच्छ भारत है, ये सर्विस टैक्स में ऐड होगा क्या या नहीं? सर ये ऐड होगा। ये टोटल सर्विस टैक्स में ये पार्ट है सर्विस टैक्स का, बाद में ये ऐड हुआ था, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, थैंक यू। जो भी अमाउंट आपने पे किया है आप उसको मेंशन करेंगे, ये भी उसी का पार्ट है, सर्विस टैक्स का ही पार्ट है। ओके, अब हम आते हैं यूको बैंक की वेबसाइट पर। हमने उसका एक डेमो बनाया हुआ है एक्सेल शीट में, ठीक है। जो भी एंट्री आपको यूको बैंक में करनी है उसकी एक डेमो बनाई है इस एक्सेल शीट में, ये हम शेयर करेंगे सभी बायर्स को, जिसमें ये बायर्स अपनी एंट्री करके अपने पास रख लेंगे और जब यूको बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ सिमिलर एंट्री वहाँ कर लेंगे ताकि सेशन ना जाए और आप एंट्री कर पाए ऑनलाइन, कोई गलती ना हो आपसे। तो उसके लिए एक डमी एक्सेल शीट बनाई गई है जो आपको हेल्प करेगी आपकी एंट्री के लिए। तो सबसे पहली चीज आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। ये चारों प्रोजेक्ट लिखे गए हैं यहाँ पर। O2 वैली टावर नंबर क्या है आपका, फ्लैट यूनिट क्या है आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है,
ये एप्लीकेशन नंबर सर म्यूट कर लीजिए। प्लीज म्यूट एवरीवन, प्लीज म्यूट एवरीवन। ये एंट्री आपको कहाँ से मिलेगी? बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? फ्लैट बायर्स एग्रीमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, ये कहाँ से पता करेंगे? जब भी बिल्डर कोई भी डिमांड करता है तो ये नंबर आपको लिखता है। आप अगर जाएंगे अपने डिमांड में, जो बिल्डर ने डिमांड रेज की हुई है उसी डिमांड के ऊपर जाएंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, कस्टमर कोड। ये डिमांड, ये नंबर आपका कस्टमर नंबर है जो आपको वहां एंट्री करनी है। इसी से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। यहाँ पर भी मिलेगा आपको एसओए में भी, एसओए में है नहीं है, एसओए में नहीं है, एसओए में भी मिलेगा आपको। जो अपने रेसिप्ट्स लिए हैं उनमें भी शायद होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका नाम होगा, पिता का नाम, फादर हस्बैंड जो भी है, फर्स्ट पार्टी, देन उसके पिता पति का नाम, सेकंड पार्टी पिता या पति का नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये जो 12 और 13 आइटम है, इसके अलावा हमारे O2 वैली में और कोई चार्जेस नहीं है। बेसिक सेल प्राइस है और अदर चार्जेस हैं। जो अदर चार्जेस हैं ये IFMS और ड्यूअल मीटर का चार्ज है। इसके अलावा और कोई चार्ज नहीं है। हो सकता है ग्राउंड फ्लोर में कुछ एक्स्ट्रा उनके BBA बने हो या हो, लेकिन मुझे भी पता नहीं कि उनके कैसे होंगे। बट फिलहाल जितने भी BBA देखे हैं उनके हिसाब से सिर्फ बेसिक प्राइस और IFMS और ड्यूअल मीटर उनके चार्जेस हैं। ये IFMS और ड्यूअल मीटर जोड़ करके यहाँ लिखा गया है 47,125 रुपया। ठीक है, तो ये बेसिक प्राइस है फ्लैट का। मैं दिखा देता हूँ आपको, कैसे देखेंगे आप दोबारा से। एसओए, मैंने एसओए ओपन किया। ये 31,82,460 सेम अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है, 31,82,460। नेक्स्ट आता है आपका IFMS और ड्यूअल मीटर, उन दोनों को जोड़कर आपको लिख देना है। टोटल कॉस्ट आपके फ्लैट की बनती है इन दोनों को जोड़कर। ये नॉन एडिटेबल फील्ड है, ऑटोमेटिक सम होकर आ जाएगी। आपको सिर्फ जो ग्रे कलर के टेक्स्ट बॉक्सेस है उनमें ही एंट्री करनी है। नेक्स्ट है अमाउंट पेड टू आम्रपाली एज पर रेसिप्ट बैंक स्टेटमेंट एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। इस डी कॉलम का मतलब है कि आपने बिल्डर को कितना पेमेंट किया एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स, बिना सर्विस टैक्स के। सर्विस टैक्स निकाल कर, हटा कर आपने कितना पेमेंट किया, उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने आपको एसओए में बताया। आप एसओए ओपन करिए दोबारा और देखिए। सबसे लास्ट पेज पर जाएं आप। ठीक है, डी कॉलम, इस डी कॉलम में जो भी सम आएगा वो आपका बिल्डर को पेमेंट है विदाउट सर्विस टैक्स। फिर से देखिए, तो इस अमाउंट को आपको एंट्री करनी है यूको बैंक पर कि आपने बिल्डर को कितना, आम्रपाली को कितना पे कर दिया, O2 हैबिटेट को कितना पे कर दिया अपने प्रोजेक्ट के लिए। 26,84,531 ये आपको एंट्री करनी है, 26,84,531 रुपए यहाँ पर। नेक्स्ट आपको एंट्री करनी है आपने इस अमाउंट पर कितना सर्विस टैक्स बिल्डर को पे किया, जिसका अमाउंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है 92,929 रुपया। ये आप यहाँ डालेंगे। एक स्पेशल केस है मेरे केस में। अब आप अगर इसे हटा दें, ठीक है, तो फ्लैट की कॉस्ट क्या है, इन दोनों को जोड़कर निकल आई। आपने आम्रपाली को बेसिक प्राइस का कंस्ट्रक्शन चार्जेस कितना दिया है, आ गया। आपने आम्रपाली को टैक्स हेड में कितना पैसा दिया वो निकल कर आ गया। अब
नेक्स्ट लाइन है ये अमाउंट पेड इनटू यूको बैंक टिल 31/7/2020, 31 जुलाई 2020 तक आपने अगर कोई पेमेंट फर्दर की है तो उसकी एंट्री करनी है यहाँ पर। मेरे केस में मैंने की है, मैंने लगभग 2,70,000 के आसपास की पेमेंट की है, वो यहाँ पर करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। मैं अभी एंट्री नहीं करता, मैं ऐसे लेके चलता हूं कि अभी किसी ने पेमेंट नहीं की, उनके लिए क्या किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। आप अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जितना आपने आम्रपाली को बेसिक प्राइस कंस्ट्रक्शन का दिया है वही प्राइस यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि टोटल आपने अपने फ्लैट के लिए जो पैसे दिए हैं वो ये है, सिमिलर है 26,84,531। बैलेंस आउटस्टैंडिंग डायरेक्टली आपका इस 32,29,585 में से इतना घटाने के बाद आपका बैलेंस बन जाता है 5,45,054 रुपया। नेक्स्ट, इस कॉलम में आपको फुल पेमेंट इन वन गो करना है या 10% इंस्टॉलमेंट पर करना है। अगर आपको फुल पेमेंट करनी है तो पूरा अमाउंट जो आपका विदाउट सर्विस टैक्स वाला है, मतलब बेसिक प्लस। सर यहाँ पे एक डाउट ये है IFMS जो मैंने जनवरी में पे किया है उसको इंस्टॉलमेंट एक मैं लिखता हूँ एज पर द जो अभी गाइडलाइन है उस हिसाब से, लेकिन जो पहले लिखा था वो काउंट होगा या नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या करना होगा उस केस में? मैं आपको बताऊंगा। अभी जो केस बता रहा हूँ वो ये केस है कि किसी ने कोई पेमेंट नहीं करी कंस्ट्रक्शन हॉल्ट होने के बाद। मेरा भी केस है ऐसा, मैंने किया है वो, मैं उसको एंट्री करूंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी बनेगी वो क्या बनेगी, अगर आप चाहते हैं इन वन गो में जाना तो जितना भी अमाउंट ये है आपका आउटस्टैंडिंग बेसिक कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग IFMS, सी हियर IFMS आप पहले ही जोड़ चुके हो। आप इस 32,29,000 में आपका 47,125 डिपेंडिंग अपॉन एरिया वो IFMS बढ़ जाएगा, वो आप जोड़ चुके हो, तो इसलिए टोटल कॉस्ट आपकी यही हुई। इसमें आपको कैसे देना है, सॉरी यहाँ पर 5 लाख इन वन गो में जाएंगे। सिमिलर अमाउंट यहाँ से उठकर आ गया कि अमाउंट बीइंग पेड नाउ टुवर्ड्स फ्लैट विला कमर्शियल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। अब कितना देने जा रहे हैं आप वन गो में वो लिखा हुआ है, और इस टोटल अमाउंट पर यानी कि ये इंक्लूडेड है IFMS चार्जेस, और इस पर आपको 3.75 टैक्स जो कि 20,440 रुपया बना, 5,45,054 पर 3.75 टैक्स बना, उसको इंक्लूड करके आपका टोटल अमाउंट बनता है 5,65,494। तो इतने अमाउंट का आपको DD बनवाकर यूको बैंक में सबमिट करना होगा, या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये अमाउंट फाइनल आपको देना होगा। तो अब ये यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई। Column 23 that we need to leave. Yes, because this already included in the serial number 12 for O2 Valley. आप देखोगे तो अदर चार्जेस हमारे यहाँ और कोई भी नहीं है हमारे BBA के अकॉर्डिंग। ना हमसे कोई पार्क चार्जिंग ली जा रही है, ना PLC ली जा रही है, ना किसी और अदर तरीके का। सिर्फ 2 चार्जेस हैं, दैट इज IFMS एंड मीटर चार्ज, जो यहाँ लिखा हुआ है वो हमने ऑलरेडी पहले इंक्लूड कर ली है। तो अब कंक्लूजन ये निकला कि जो 3.75% सर्विस टैक्स है वो आपका IFMS पर भी लगेगा। हेलो सर, ये हेलो, Thank you, sir. Thank you. हेलो, जो ये DD जमा करना है ये यूको बैंक सुप्रीम कोर्ट वाले में जाएगा ना सर? वो भी बताऊंगा आपको। ठीक। अच्छा सर, आपने ये तो एक इंस्टॉलमेंट का बता दिया, अगर 10 इंस्टॉलमेंट में देने हमको उसके लिए। हाँ जी, बताते हैं अभी, देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसमें, कि अगर वन गो में जाना है तब ये है। अब आपको अगर 10 इंस्टॉलमेंट जनरेट करनी है तो यहाँ से 10 क्लिक कीजिए, ठीक है, डिवाइड बाय 10 होगा, ये आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा। ये यहाँ हम कर रहे हैं, यूको बैंक की वेबसाइट पर नहीं होगा, ये एग्जैक्टली इतना अमाउंट आ जाएगा, आपको अपने हिसाब से 10 से भाग करके उसको वो अमाउंट लिखना होगा यूको बैंक की वेबसाइट पर, ठीक है। इस एक्सेल शीट की मदद से पता चल जाएगा कि इसका 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे 0 के बाद तो ये लगभग राउंड ऑफ में
54,505 रुपया बन जाएगा। तो 54,505 रुपया बन गया, उस पर 3.75% ब्याज लगा और टोटल अमाउंट आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये देनी है। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि सर मैं अगर 50% पेमेंट कर दूं तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ जाइए और इस पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो 54 जो 5,45,000 बनता है वो आपका 2,72,527 रुपए होगा, और ये आपका 50% अमाउंट हो जाएगा जो आप पे कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बैंक एग्री हो गए 50% देने के लिए, वो 10 बार पेमेंट नहीं करना चाहते, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर 2-3-4 महीने आप वेट कर लीजिए, फिर रिमेनिंग अमाउंट फिर से कर दीजिए अपनी इच्छा अनुसार जब भी आपको करना है, ठीक है, देख करके बीच में। जैसे मान लीजिए 10 महीने का टाइम उन्होंने दिया हुआ है, तो एक अभी कर दीजिए, बाकी 50% 5 महीने बाद कर दीजिए, 50% पेमेंट 1 गो में। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन होगा। अगर आपको 10 इंस्टॉलमेंट बनानी है तो यहाँ पे 10 कीजिए, हर एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, और इतना ही, इतना सिमिलर अमाउंट हर बार आपको यूको बैंक की वेबसाइट में चालान जनरेट करके या ऑनलाइन एंट्री करके करना होगा। तो 10 इंस्टॉलमेंट होगी, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जनरेट करने का तरीका हो गया, 50% इंस्टॉलमेंट जनरेट करने का तरीका हो गया, और फुल गो हो गया। यहाँ से आप इस तरीके से शीट से कर सकते हैं। तो अमाउंट हमें पता लग गया हमें कितना करना है, कैसे करना है। ये आपको हेल्प करेगा एंट्री करने में यूको बैंक की वेबसाइट पर। बिल्कुल, ये भी फॉरवर्ड करेंगे सर आपको, इसका उद्देश्य यही है मीटिंग का। विश्वनाथ जी, सर मैंने भी, सर मैं मिथिलेश मिश्रा बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैंने कुछ अमाउंट जमा किया है, बट कितना बच रहा है इस सीट की मदद से मेरे को मालूम चल जाएगा, तो सो दैट कि मैं जमा कर दूं अपने हिसाब से। उसमें कैलकुलेशन किया था एक बार जब हम लोग जमा कर रहे थे, तो इस सीट से मुझे मालूम चल जाएगा कि कुछ जो भी पैसा बचा है, मेरे हिसाब से बहुत नहीं बचा है, बट सर्विस टैक्स के हिसाब से कुछ बचा होगा तो हम जमा कर दें। बिल्कुल। अब आगे आते हैं, हम वो केस कंसीडर करते हैं जैसे कि एक सज्जन बोल रहे थे कि उन्होंने बीच में भी कुछ पैसा जमा किया सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद, जो कि 60 नंबर रो में आएगा, अमाउंट पेड इनटू यूको बैंक टिल 31 जुलाई 2020। मेरा भी एक केस है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे हुआ वो। हेलो सर। ठीक है, आप हेलो सर, आप बैंक रेसिप्ट, यूको बैंक पेमेंट रेसिप्ट, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो ये अमाउंट एक मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है चालान जनरेट करके 2,70,907 रुपए का। ये 15 जून को किया है, इसलिए इसकी एंट्री डायरेक्ट जितना भी अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है उसकी एंट्री में वहां कर दूंगा अपने शीट में। 2,70,907 रुपए। जैसे ही मैं एंट्री करूंगा मेरा सारा फिगर चेंज हो जाएगा, और ये मेरा बेसिक प्राइस में ये अमाउंट जुड़ जाएगा। इस 26 लाख में ये अमाउंट जुड़ जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट जितना भी बचेगा, ये रिमेनिंग अमाउंट, पेड अमाउंट इतना हो गया, ठीक है, 29,55,000। रिमेनिंग अमाउंट 2,74,147 रुपए बन रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग मेरा 27,415 रुपए का एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी। मैं चाहता हूं मैं 10 इंस्टॉलमेंट में दूं हर 2 महीने पर, तो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी 28,443 रुपया, जो ये शीट बताती है। तो इसमें दोनों केस कंसीडर हो गए, जो फर्स्ट टाइम पेमेंट करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन हॉल्ट के बाद, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेमेंट किया है वो भी। तो हेलो सर, सर मैं एस के टंडन बोल रहा हूँ सर। हेलो अमित जी, थोड़ी देर के लिए इसको पॉज कर दीजिए, मैं रुक रहा हूँ वीडियो। ओके सर। हाँ सर, बताएं बताएं सर। सर ये बैंक में पे किया और यूको बैंक की मुहर के साथ मुझे ये रिसिप्ट मिल गई वापस। ठीक है, ये मैं अपने पास रख रहा हूँ, ये मेरी पेमेंट रिसिप्ट है मेरे फ्लैट के लिए, जो कि यूको बैंक में जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद। तो इसी तरह की अगर आप ऑफलाइन पेमेंट मोड में जाएंगे तो कुछ इस तरह की रिसिप्ट आपको मिलेगी, जितना भी पेमेंट करते हैं उसकी ऐसी रिसिप्ट। ऑनलाइन में भी एक रिसिप्ट जनरेट होती है, वो आपको मिलती है। ओके सर, ठीक। अच्छा, ये इसके बाद ये स्लिप हमें सीआर को भी भेजनी है?
सर वो ये मैं बता दूंगा क्वेरी अच्छा ठीक है, ओके फाइन, इस मीटिंग के बाद, ठीक है? ओके ठीक है, थैंक यू सर। तो हमने ये पता लगा लिया कि हमारा अमाउंट कितना, कहाँ से क्या चीज पिक करेंगे, बेसिक प्राइस कहाँ से पिक करेंगे, सर्विस टैक्स कहाँ से पिक करेंगे, हमने कितना पे किया ये हमें पता लग गया। हमने जनरेट कर लिया कि क्या क्या अमाउंट फिल करेंगे हम एक्सेल शीट में, और हमारा डेटा ये आ गया। अब हम एग्जैक्टली आपको दिखाना चाहेंगे यूको बैंक की वेबसाइट पे जाकर सेम कॉपी। तो आपको करना क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। सर एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हाँ सर बताइए। हाँ सर, मैं एसके टंडन बोल रहा हूँ, टावर 18 में हमारा है और हमारा भी 95% पेड है। सर ये जो हमारा बैलेंस अमाउंट बकाया है, इसका डिमांड नोटिस मिलने का प्रोसीजर क्या है? नहीं सर हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो आप पेमेंट करने जा रहे हैं यही आपकी डिमांड लेटर है। मतलब सीआर ने बोल दिया आपको कि 10% आपको पेमेंट करना है, तो ये आप यूको बैंक की वेबसाइट में जाएंगे। आप सही कह रहे हैं, मैं भी एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि सर मेरा जो लोन अकाउंट बकाया है बैंक में, उससे ब्रांच मैनेजर को मैं कैसे कन्विंस करूं सर? किस बैंक से आपका लोन है? सर हमारा देना बैंक से था, अभी तो ये कन्वर्ट होकर के बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है। सर आप देखेंगे ना, अगर यहाँ देखिए तो ये सर मैंने देना बैंक से ही चेक निकलवाया है ऑर्डर के बाद। वो मैंने देखा सर, तभी तो मैंने क्वेरी रेस कर रहा हूँ। ये तो सर आपने अमाउंट निकाला है ना, कितना बाकी है वो आपने उसको इंटेलिजेंटली कैलकुलेट करके वहाँ हाँ सर मैंने ये चालान जनरेट किया है खुद स्वयं अपने आप से कि कितना ये सर, अब मेरे ख्याल से शायद आपका अपना कंट्रीब्यूशन खुद का है ना सर? नहीं सर मेरा नहीं है, इसमें बैंक ने ये पे किया है अमाउंट। सर बैंक ने अगर लोन में डेबिट करके पे किया है तो उसका डिमांड नोटिस भी तो सर आपसे मांगा होगा ना सर? सर यही डिमांड है, ये चालान ही डिमांड है बैंक के लिए। तो हम चालान से अमाउंट निकाल करके बैंक को पुटअप कर दें एप्लीकेशन के साथ में सर? हाँ जी, आप चालान जनरेट करिए, आप बैंक को बोलिए कि मेरा ये पेमेंट मेरे फ्लैट के लिए सीआर के आदेश के अनुसार, नोटिस के अनुसार, अगर 1 गो में बैंक एग्री होता है या 10 गो में जाता है, 10 इंस्टॉलमेंट में, जिस भी मोड में जाता है उस मोड में एग्री होता है, उतना ही चालान आप जनरेट करिए, और ये एक डिमांड लेटर है बैंक के लिए। अच्छा, तो ये सब यूको बैंक की साइट पे जाके चालान हमें जनरेट करना होगा ना? बस सर वही मैं बताने जा रहा था, मैं बताने ही जा रहा हूँ वही। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, प्लीज कंटिन्यू सर। आप यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। ध्यान रखिएगा जब भी आप जाएंगे तो ऐसा ना हो किसी गलत वेबसाइट पर चले जाएं, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर S जरूर लगा होना चाहिए, दैट इज फॉर सिक्योर वेबसाइट, HTTPS। जब आप जाएंगे इस यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको कहीं नीचे एक लिंक मिलेगा जो कि आम्रपाली लिखा होगा। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। 3 सेक्शन आएंगे इसमें, पहले नहीं था, पहले एक सेक्शन था। जैसे जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग बढ़ी और अदर ऑप्शंस निकल के आए तो ये और मैच्योर होता गया। अब मैच्योर होकर 3 लिंक बन गए इसमें ये बैंक के लिए है, ये कस्टमर के लिए है, ये इन्वेस्टर्स के लिए। इसका मतलब मैं फर्स्ट बता दूं, ऑन फंड का मतलब ये हुआ कि ऐसे बायर जो कि अपने पास से देने जा रहे हैं या जिनका बैंक एग्री हो गया है कि आप चालान बना के लेके आइए, हम आपके लोन अमाउंट से डिसबर्स कर देंगे। उस केस में आपके चालान के ऊपर कस्टमर ने चालान जनरेट किया, बैंक ने कहा ओके एक्सेप्ट करते हैं आपके चालान को, और आपके लोन जो आपका सैंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्दर जो चालान जनरेट हुआ है वो दे देते हैं। तो ये हुआ प्रोसेस नंबर 1। दूसरा प्रोसेस, जो दूसरा लिंक है, वो ये कहता है कि लोन अमाउंट डिस्बर्समेंट। इसका मतलब ये है कि बैंक खुद बोलता है कि आप चालान मत जनरेट करिए, हमें पता है आपने एप्लीकेशन दी है, आपका 5 लाख रुपया बकाया है, हम 10% स्वयं देने जा रहे हैं। तो बैंक स्वयं यहाँ क्लिक करके इस लिंक पर जाएगा और फर्दर प्रोसेस करेगा। आज हम जो बताने जा रहे हैं ये फर्स्ट ऑन फंड है, जिसमें आप चालान जनरेट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे पेमेंट या ऑफलाइन करेंगे, किसी भी मोड में जाएं और अपने बैंक को सूचित करेंगे कि
इतना चालान जनरेट हुआ है, इतना डिमांड मेरे फ्लैट का जाना है। इस पर क्लिक करते हैं। फर्स्ट आप देखेंगे तो एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई है हमने एक्सेल शीट, जो जो कॉलम यहाँ लिखे हुए हैं एग्जैक्टली सेम कॉलम यहाँ पर हैं। ठीक है, हम फिल करते हैं इसे। आप यहाँ से पिक करेंगे तो सबसे पहले आम्रपाली O2 वैली पिक करेंगे, टावर पिक करेंगे जो भी आपका है, फ्लैट यूनिट 306, सॉरी आम्रपाली A कैपिटल O 2V, दिस इज आम्रपाली O2 वैली। ये हमारा नंबर होता है AO2V से शुरू होता है और हमने SOA में देखा था। यहाँ देखिए AO2V 00221, सॉरी 0221। ठीक है, जो हमने एक्सेल शीट फिल की हुई हम वहीं से सब फटाफट उठाते हैं फिगर्स। नाम टोटल सेल प्राइस, ओके, ए नंबर। ₹31,82,460। अमाउंट टुवर्ड्स फैसिलिटी चार्जेस दैट इज IFMS, हमने यहाँ से पिक कर लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 32,29,585 रुपए हुए, जो अमाउंट मैच कर रहा है हमारा। ये अमाउंट हमने बिल्डर को पे किया हुआ है, एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स हमने यहाँ पर इसे फिल कर दिया, एक्सक्लूडिंग सर्विस टैक्स। देन आम्रपाली ऑफ सर्विस टैक्स पेड, सर्विस टैक्स हमने कितना पे किया उसको हमने यहाँ एंट्री कर दी। ठीक है, 31 जुलाई से पहले अगर कोई पेमेंट करी है, यस की है। ठीक है, अब देखेंगे सिमिलर जो ये पेमेंट है, हमने टोटल पेमेंट 29,55,438 रुपए की है, जो यहाँ पर लिख कर आ रही है नीचे 29,55,438 रुपए की। बैलेंस आउटस्टैंडिंग ड्यू एज ऑन, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है 2,74,147 रुपया, जो आपके इस शीट में भी आ रहा है। ठीक है, एक बार ये मैं मैच कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी तुरंत जनरेट कर रहा हूँ, मुझे पे करना है। 27 ये मैच कर लो, पेमेंट 2,70,907 रुपए। $2,70,907, 2,70,907। ओके, इसके बाद फर्दर कोई पेमेंट नहीं हुई है। देखिए फुल पेमेंट इन वन गो इंस्टॉलमेंट, मैं इंस्टॉलमेंट चूज करूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा। अब आप देखोगे अगर तो ये फिगर नीचे आ नहीं रही है लिखी हुई ऑटोमेटिक। ठीक है, वो एक्सेल शीट की मदद से आप 10 करेंगे और 10 करने पर आपका 10 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और पे कर देंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी, मैं अब कितना पे करने जा रहा हूं, आप इसको 10 से डिवाइड कीजिए, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है इस शीट में। 10 इंस्टॉलमेंट देनी है, अमाउंट बीइंग पेड, ये इंस्टॉलमेंट है 27,415 रुपए, 27,415 रुपए। 1,028 ये आपका टैक्स बन गया, जो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होकर आया है राउंड फिगर में, और मेरा 28,443 रुपए का एक डिमांड जाएगा। ठीक है, मैं इसमें मोबाइल नंबर डालता हूँ। ये सेक्शन खाली रहेगा, जैसे मैंने यहाँ खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है सीरियल नंबर 12 में, जो कि IFMS और मीटर रीडिंग है।
ठीक है। विश्वनाथ जी, ये दिस द इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट आपने सिलेक्ट की, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 है, नंबर है इंस्टॉलमेंट या फिर हमें 10 सिलेक्ट करना है यहाँ पे, अगर मैं 10 सर इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ? पे नहीं, वो एक्सेल शीट तो आपको ये बताने के लिए है कि आपको अगर 50% पेमेंट करनी है तो 2 इंस्टॉलमेंट बनानी है, 2 सेलेक्ट करेंगे 50 हो जाएगा। यहाँ पर आप जब नेक्स्ट पेमेंट करने जाएंगे, ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना आप, इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है यहाँ पर, तो जब यहाँ पेमेंट करने जाओगे आप तो कितनी इंस्टॉलमेंट करोगे, इंस्टॉलमेंट नंबर 2, ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए है कि आपने पहली किस्त दी है, दूसरी किस्त दी है, तीसरी दी है, चौथी जो दी अभी है, हम पांचवी सितंबर दी है, में पे करेंगे वो फर्स्ट है, देन अक्टूबर में 20 होगी। ठीक है। उसके बाद आपको ये पहली सेकंड किस्त। सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेकंड सेलेक्ट करना पड़ेगा, थर्ड Next इंस्टॉलमेंट देंगे, थर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखो ना, आप अगर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वन गो में तो आपका अमाउंट वन गो में ही होगा, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे, इंस्टॉलमेंट नंबर सेलेक्ट किया आपने और फर्स्ट किया, ठीक है, तो कोई नीचे अमाउंट लिखकर नहीं आ रहा। ये उनके लिए है कि आपकी एंट्री जो बैंक के पास जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि आपने पहले किस्त दी हुई है जो इतने रुपए की आ गई, ठीक है। नहीं तो इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा ना कि हमने आगे 10 देनी है या 5 देनी है या 4 देनी है, फिर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा ना यहाँ पे। वेबसाइट पे ये चीजें Suppose कि कैसे अभी मैं बताएंगे? फर्स्ट दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं, आप फर्स्ट देंगे तो नेक्स्ट टाइम नंबर चूज करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि कितनी इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है। जैसे सीआर बोल रहा है 10 इंस्टॉलमेंट चाहिए, बट इफ आई वांट टू पे इन 5 इंस्टॉलमेंट इन 50% मोड, देन तो मैं 1 2 3 4 5 में खत्म करूंगा ना। नहीं सर हाँ, 50% आपको देनी है तो आप 5th इंस्टॉलमेंट मत दीजिए, कुछ मत लिखिए, यहाँ पर लिखिए, मैं एक्चुअली बताने जा रहा था, चलिए मैं पहले बता दूं फिर उसके बाद। वन गो सेलेक्ट करिए आप, ठीक है। इस वन गो में आप इसका 50% अमाउंट डालिए, जो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, फुल पे इन वन गो 50%, जो भी अमाउंट आप डिवाइड करेंगे 2 से, वो अमाउंट डालकर पे कर देंगे। नेक्स्ट 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब भी आपको पे करना होगा रिमेनिंग 50%, फिर से ऐसे ही सब कुछ सेलेक्ट करेंगे, वहां एंट्री आपकी ऊपर चली जाएगी। जो आप पे करने वाले हैं, यहाँ अमाउंट 50%, ये अमाउंट आपका इस सेक्शन में आ जाएगा। यहाँ देखिए, इस सेक्शन में ये है ना, यहाँ देखिए 31/7 के बाद आपने कोई पेमेंट अगर करी है तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर देंगे। जैसे इस केस में आप देखिए तो लगभग 27 को डिवाइड करेंगे 2 से तो लगभग 13 दूना 26, लगभग 1,30,000 समथिंग बनेगा, ठीक है। तो 1,30,000 की एंट्री नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे 50% की, तो यहाँ उसको लिख देंगे, तो ऑटोमेटिक इसमें से 1 लाख कम हो जाएगा आपका 1,30,000 इस रिमेनिंग से, वो फिर से वन गो में पे कर दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर मैं नेक्स्ट मंथ पे करना है तो मुझे ये एंट्रीज फिर करनी है, और कितना मेरा अमाउंट ऐड हो गया तो मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड करके प्रिंट करनी है। हाँ जी, वो इंस्टॉलमेंट अब, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 31 जुलाई से पहले और 31 जुलाई के बाद। ओके, ठीक है, 31 जुलाई के बाद जो भी आप पे करते जाएंगे आगे 2022 तक, उसकी एंट्री आप यहाँ लिखते चले जाएंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसीलिए इन्होंने एंट्री दी हुई यूको बैंक में आपने उसके बाद कितना पेमेंट किया, तो पहली इंस्टॉलमेंट दे देंगे उसकी एंट्री होगी, फिर दूसरी दे देंगे तो दोनों को ऐड करके देंगे, 3 इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो 3 ऐड करके देंगे। तो ये तो फिर यहाँ पे जब सेकंड मान लो पे करते हैं तो हम 2 लिखेंगे और जितना अमाउंट है वो डबल हो जाएगा फिर। सर मैंने जो यूको बैंक को पे किया है 2,70,000, वो माइनस हो गया ना पहले इंस्टॉलमेंट में मेरा। ये इट्स नथिंग, जस्ट नंबर टू अंडरस्टैंड। ये यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में अगर जाएंगे आप और इसको लिखेंगे 1, ठीक है, कहाँ गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये वन गो, अच्छा वेबसाइट रिफ्रेश नहीं हुई है, इंस्टॉलमेंट, ओके ठीक है। ये जस्ट नंबर, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये जस्ट अ नंबर कि पता चले कि आप कौन सा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। हाँ, ये आप जब एंट्री करेंगे सर ये तो समझ में आ गई, ये तो जस्ट नंबर है, जितना भी नंबर होगा हमारे रिकॉर्ड के लिए भी और प्लस आगे डाटा भी जो फिल्टर होगा वो भी। अच्छा, जैसे अच्छा चलिए, आप कहते हैं कि आपने पे कर लिया, आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हैं, यही आपका क्वेश्चन है ना? यहाँ पे तो सर हमको लिखना पड़ेगा ना, मान लो हम पहला इंस्टॉलमेंट XYZ 50,000 पे किया। देखिए हाँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। अब जैसे ये मैंने 31 जुलाई 2007 से पहले कर दिया था, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए और दे दिए,
हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर लिख दिया मैंने, ठीक है। ये मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी। अब मुझे कितना पे करना है, वो 1 लाख माइनस हो गया इस अमाउंट से, जो टोटल मेरा बच रहा यहाँ हो रहा था ना 29 में से। देखिए ये 1 लाख और माइनस हो गया, मेरी इंस्टॉलमेंट कम हो गई। क्या हम सेकंड इंस्टॉलमेंट में ज्यादा भी दे सकते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट में किसी में भी? सर ये अमाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करता नीचे, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया है ये अमाउंट। अच्छा, मतलब कितना भी पे करना। जी जी, कितना भी पे कर सकते हैं मतलब। हाँ जी जी जी, ठीक है, लेकिन थैंक यू जी। लेकिन ये आप 10 अगर इंस्टॉलमेंट जो सीआर ने दी है वो 10 ही नहीं है बेसिकली। हम अगर 5 में अपना खत्म करना चाहें तो 5 में 6 में जैसे भी ये खत्म कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब ये ना ईएमआई नहीं है, इक्वल, हाँ इक्वल नहीं है। आप किसी भी इंस्टॉलमेंट में कितना भी दे सकते हैं, 10%, अगले में 20%, अगले में 50%, जो भी रहता है वो सब दे सकते हैं। हमने और भी एक अच्छी सी शीट देखिए बनाई हुई है जो ग्रुप में शेयर हुई थी, आप अगर देखें तो इजी कैलकुलेशन के लिए आप देखिए ऐसे समझिए। सर ये सर ये दोनों शीट दोबारा से ग्रुप में कर दीजिएगा, जो आपने एक्सेल बनाई है, और ये वाली भी और ये वाली भी। सर हम सब भेजेंगे, आप परेशान ना होइए, पहले समझ लीजिए अच्छे से क्या है। जी 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 जी। आप जैसे आप बोल रहे थे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यूको बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं सर, कहाँ गया वेबसाइट, हाँ 1 लाख हटा देते हैं, ठीक है। ये बन गया, इंस्टॉलमेंट में गए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने जनरेट की। मैं सर ऑन लाइव करके दिखाना चाह रहा था कि एग्जैक्टली आप कैसे बनेगा, ठीक है। अमाउंट बीइंग पेड नाउ टुवर्ड्स फ्लैट विला कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें मुझे 2 लाख, सॉरी एक्सेल शीट में 27,415 रुपए देने हैं, 27,415 रुपए मुझे देने हैं। अब मैं बैंक के पास नहीं जाने वाला, मैं अपने पॉकेट से पे करने वाला हूँ ये, इसलिए मैं फटाफट जनरेट करके इसको करके और चालान बनाकर और चला जाऊंगा और पे कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये 27,000 की ईएमआई मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बन रही है, जिस पर की सर्विस टैक्स 3.75 लग रहा है। ये टोटल मिलाकर इतना हुआ। अब इसको पे कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि और कैसे आप अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं कि क्या क्या पेमेंट आपने कर दी, कितनी कितनी कर दी। सबमिट करते हैं इसको। यार ये राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, ये राउंड ऑफ कैसे होगा, इसको 16 कर दें, 10 11 नहीं हो रहा है। एनीवेज सबमिट, gupta.vishwanath@gmail.com। देखिए ये नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास ये आएगी, ठीक है। इस स्क्रीन में आपको कंटिन्यू करना है। कैसे सेलेक्ट करके, देखिए ये आ गया आपका मर्चेंट नेम, सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली बायर्स प्रोजेक्ट। इसकी स्क्रीनशॉट लेता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। पेमेंट मोड पूछ रहा है आपसे, किस मोड में आपको जाना है। यूको बैंक ई बैंकिंग, यूको डेबिट, पे यूजिंग अदर बैंकिंग, ठीक है। चार्जेस एप्लीकेबल, यूको बैंक ऑफलाइन पेमेंट, हम ये चूज करेंगे जिसमें चालान जनरेट होगा, प्रिंट होगा और हम चेक लगाएंगे और दे देंगे। कंटिन्यू, कंफर्म करेंगे। जैसे ही हम हमारे पास एक ओटीपी आएगा हमारे मोबाइल पर, ठीक है। तो ओटीपी डालेंगे, वेट कर रहा हूँ सर ओटीपी आने का। आ गया। फाइव 553 कंफर्म। ओके, मेरे पास एक मैसेज आया मेरे चालान का, ये मेरा चालान बन गया है और मैं इसको प्रिंट करूंगा। अभी पहले स्क्रीनशॉट लेता हूँ एक।
सर डाउनलोड चालान। हाँ वही कर रहा हूँ सर। जी ठीक है, ये चालान मेरा चालान की वैलिडिटी 23 तक है। पहले तो जब हम लोग मई में निकाले थे तो उसका इतना वैलिडिटी नहीं था शायद। सर ये तो उनकी अपनी टेक्निकल चीजें हैं, हर बार बार प्रोग्रामिंग से कितना चेंज करेंगे, उन्होंने लास्ट में वैलिडिटी डाल दी सीधे, है ना। राइट। ओके, मीटिंग O2 वैली मीटिंग NBCC। विश्वनाथ रेसिप्ट चालान यहाँ सेव कर देते हैं। शो इन फोल्डर, Ctrl+C। ठीक है सर, अब देखिए ये चालान मेरा जनरेट हो गया। इस चालान में 3 पेज होंगे, ठीक है। देखिए ये आपके साथ ऑनलाइन चालान जनरेट किया है, ठीक है। आज की डेट आ गई, मेरी आईडी आ गई। ध्यान रखिएगा ये एंट्री गलत ना हो आपकी। नाम आ गया, चालान एक्सपायरी डेट आ गया। अब यहाँ क्या करूंगा, मैं अपना एक चेक लगाऊंगा, अमाउंट लिखूंगा, डेट लिखूंगा, बैंक लिखूंगा और इसे यूको बैंक में जमा कर दूंगा, ठीक है। इन तीनों फॉर्म्स पे सेम एंट्री होगी। एक पेज यूको बैंक रख लेगा, 2 पेज आपको वापस लौटा देगा। अगर मेरा लोन होता तो मैं एक पेज अपने लोन अकाउंट में ये लगवाता और एक अपने पास रखता, क्योंकि मैं अपने पास से दे रहा हूं तो इसलिए दोनों पेज ही मेरे पास रहेंगे, ठीक है। आप फर्दर इसे भी बैंक में जमा कर सकते हैं, उनको पता लग जाएगा कि आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी है, इसलिए अब नेक्स्ट सेकंड देनी है, तो मैं फर्स्ट खुद दूंगा, सेकंड के लिए बैंक के पास जाऊंगा, ठीक है, या फिर सेकंड दे दूंगा, थर्ड के पास जाऊंगा। जैसा भी बैंक के साथ जैसी भी आपकी कम्युनिकेशन हो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर थोड़ा हो तो अपने पास से पे कर दें, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ट्रांजैक्शन नंबर जब मैं जमा करूंगा इस चालान को तो ट्रांजैक्शन नंबर एंट्री करेगा यूको बैंक का एग्जीक्यूटिव और उसमें ट्रांजैक्शन डेट डालेगा और आपको वापस कर देगा सील लगाकर। तीनों पेज में सील लगाएगा, एक अपने पास रखेगा, 2 आपको दे देगा। तो ये कहानी भी आपकी कैसे पेमेंट कर रहे हैं हमें ऑफलाइन। इससे पहले आपने देखा था कि ऑनलाइन पेमेंट के भी ऊपर कुछ ऑप्शंस आ रहे थे जो स्क्रीनशॉट में दिखेंगे शायद, अगर लिया हो हमने तो लिए हैं। यहाँ देखिए, ठीक है। यूको बैंक ई बैंकिंग, अगर यूको बैंक में ही आपका अकाउंट है, यूको बैंक में ही आपका अकाउंट है या फिर किसी और दूसरे बैंक में अकाउंट है, या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इनके थ्रू आप अदर बैंक्स के थ्रू जा सकते हैं। तो ये तरीका है पेमेंट करने का। यहाँ तक क्लैरिटी हो गई हो तो फिर हम आगे बढ़े। ये तो जो चालान जनरेट किया है ये तो केस हो गया कि अगर हम अपने पॉकेट से पेमेंट करना चाहते हैं। नहीं नहीं, यही मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए ये चालान पहले आप अपने बैंक से बात करेंगे, बैंक से बात करने के बाद एक एग्रीमेंट बनाएंगे बैंक के साथ, खुद का डिस्कशन करके कि आपको किस तरीके से जाना है। बैंक कहता है जी नहीं मैं 10 बार ये काम नहीं करने वाला, 50% ले लो, तो उस 50% अमाउंट का आप चालान बनाएंगे। इस चालान को एंट्री करके बैंक को देंगे कि हमने ये चालान बना दिया है, इस चालान पे आपको फर्दर अमाउंट डिसबर्स करना है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बैंक सर्विस टैक्स नहीं देता, बैंक देता ही नहीं है। जैसे इसमें सर्विस टैक्स भी इंक्लूडेड है, आपका जो लोन सैंक्शन होता है उसमें सर्विस टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता, वो आपको अपने पास से देना है। तो हमेशा लोन में शॉर्टेज होगा फंड का। या फिर कभी कभी होता है कि फ्लैट आपका 30 लाख का है, आपने लोन 25 लाख का लिया है, 5% का गैप है जो आपको फिल करना है, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपका भी शेयर होता है, 4 लाख बैंक को देना है, अब 1 लाख रुपए आपको देने हैं। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप बैंक से बात करेंगे कि कैसे जाना है हमें, मैं आपको कैश दे दूं, मैं आपके अकाउंट में जमा करा दूं, या मैं अपना सेपरेट चेक लगा दूं, जो देना बैंक या फर्दर बैंक जो भी जहां से लोन है आपका, वो अपना एक एक्स अमाउंट का
चेक देगा, आप वाई अमाउंट का चेक लगाएंगे, दोनों की एंट्री यहाँ पर करेंगे, इसमें 2 चेक एसोसिएट करके उस अमाउंट को कंप्लीट करके जमा कर सकते हैं, या फिर एक सिंगल चेक बनवाएंगे, आप बैंक को बोलेंगे कि फर्दर अमाउंट मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, आप सिंगल चेक बना लीजिए। नहीं, मेरा मतलब ये था कि जैसे हमारा लोन हमने करवाना है लोन बैंक से, तो उस केस की बात कर रहा हूँ। अगर लोन है हमारा तो लोन के थ्रू हमें पेमेंट करवानी है। अभी आपका लोन सैंक्शन हो चुका है या नहीं है? लोन सैंक्शन है मेरा, 5% बैंक ने पे करना है, यूको बैंक से है। ओके, ठीक है, तो आप उनसे बात करिए, उनको बताइए कि आप वनगो में जाएंगे या 10% पे करेंगे, तो जैसा वो बताएंगे उसके हिसाब से आपको करना है। प्रोसेस आपको बता दिया है कि यही आपका डिमांड है, जो कि सीआर की तरफ से जनरेट हुआ है उनके आदेश पर कि 10% में जाना है, वनगो में जाना है, 50% में जाना है, यही आपका डिमांड लेटर है। सर ये चलान ऐसे ही बनेगा क्या? ठीक है, ये हम ऑनलाइन अगर पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसा रिसिप्ट हमें वाया मेल मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा वाया मेल तो मुझे पता नहीं सर, वो उसी स्क्रीन पर ही आ जाता है, उसको आपको प्रिंट लेना होता है। हालांकि ये ईमेल एंट्री करते समय ईमेल मांग रहे हैं, इसलिए जेन्युइनली उनको ईमेल भेजनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक कोई पेमेंट ऑनलाइन नहीं किया है। आपके विश्वनाथ जी, हेलो, आपके इंस्ट्रक्शन सर वो ऑटो पेमेंट, आई एम डूइंग ऑनलाइन पेमेंट एंड यहाँ मुझे बस पिन डालना है, तो आई एम मतलब दिस इज जस्ट टू कंफर्म कि वेदर आई एम गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ द प्रिंट और नॉट। सर आपको एक मतलब सर आपको मेल नहीं आता, हमने किया था, मेल नहीं आता, खाली वहीं पर एक स्लिप मिल जाती है। ठीक है, ऑनलाइन स्क्रीन पर ही, हाँ जी वहीं पर मिलेगी, बॉस रिसीट आ जाती है, ऑटो जनरेटेड रिसीट भाई, पेमेंट के ऑटो जनरेटेड रिसीट आती है जहां पर एक्नॉलेज करके लिखा हुआ होता है आपने इतना अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ आपका पेबल वैल्यू दिया और इतना अकाउंट अदर चार्जेस में दिया है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, हाँ सर बताएं। सर मैं कह रहा हूँ ये किसी भी यूको बैंक में जमा करा सकते हैं या कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी ब्रांच में यूको बैंक में? अच्छा, चालान दे सकते हैं, जो भी नियरेस्ट हो, आपके घर के बगल में हो, पड़ोस में, वहां पर। एक चीज और थी मुझे, ये जो सर्विस टैक्स जो दूसरा क्या है, अदर चार्जेस वाला जो कॉलम बना रखा है उसके अंदर, वो क्या, उसका भी क्या पर्पस हुआ उसका बनाने का? सर एक्सेल शीट आपने बनाई थी जो, हम सिर्फ यहाँ जो बात कर रहे हैं वो ओटू वैली की कर रहे हैं, ठीक है। ओटू वैली में अदर चार्जेस नहीं है कोई भी। इस 24 नंबर जो कॉलम है, सॉरी 23, ये जो कॉलम है ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 12, हमारे प्रोजेक्ट में अदर चार्जेस नहीं है सिवाय IFMS और मीटर रीडिंग के। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अगर हम मान लो इसको जो ऊपर वाला 22 वाला कॉलम है, इसके अंदर हम बेसिक प्राइस का जो बैलेंस है डिवाइडेड बाय 10 वो लिखते हैं, और प्लस जो 23 के अंदर जो अदर चार्ज के अंदर डिवाइडेड बाय 10 वाला जो IMFS और वो लगाते हैं, दोनों मतलब टोटल वही आएगा, सेम आएगा, बस थोड़ा बाइफिकेशन हो जाएगा उसका। ऐसा कर सकते हैं क्या? सर बाइफर्केशन तो यही हो गया, आपने लिखा तो है। वो तो टोटल हो गया कि हाँ भी इतना देना था, इतना इसका देना था, इतना इसका, टोटल इतना, मतलब फॉर रिकॉर्ड पर्पस, अदरवाइज वो तो फर्क कोई पड़ेगा नहीं। मुझे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगता सर, आप अगर यहाँ लिखें और यहाँ लिखें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, इसलिए नीचे नहीं लिखेंगे। जो अमाउंट नंबर अभी सर्विस टैक्स अब तक हम पे कर चुके हैं, जो हमने इसमें एक एंट्री डाली है 15 नंबर में कॉलम में, और जो वहाँ यूको बैंक की वेबसाइट पे शायद ई नंबर का कॉलम है, उसका कोई सिग्निफिकेंस मुझे कैलकुलेशन में नहीं दिखता अभी। बेसिकली ये सिर्फ एक बिल्कुल इसलिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन चार्जेस नहीं है, ये बिल्डर ने गवर्नमेंट को एज अ सर्विस टैक्स पे किया है। जी, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी दिया हुआ है हमने। यस, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपके बिल्डर ने कितना गवर्नमेंट को टैक्स दिया उसके लिए, ताकि फर्दर इस पे भी अगर ऑडिटिंग हो और पता चले तो हो सकता है सर्विस टैक्स में भी उन्होंने घोटाले किए हों, तो वो भी पकड़ में आ जाएंगे। ओके, तो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अभी हम उनको ये बता रहे हैं। यस, लेकिन हमारे किसी कैलकुलेशन में बेस का कोई यहाँ पे रूल नहीं है। नहीं कोई रूल नहीं है उसका, नीचे की कैलकुलेशन में कोई रूल नहीं। हाँ सर बताएं। विश्वनाथ जी, जस्ट टू कंफर्म यू, मैंने अभी आपके इंस्ट्रक्शन पे ऑनलाइन पेमेंट किया है, एंड यू नो आई गॉट मेल,
तो ये बहुत सिंपल सी एक वेबसाइट बनी हुई है, ये हमारे लिए ही है ताकि जो कोर्ट रिसीवर है वो सभी पार्टीज को जो इनमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बायर हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे अथॉरिटी हो, कोई भी हो, इस वेबसाइट पर आकर विजिट करके देख सके कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए हैं। ठीक है, तो हम अगर आते हैं इसमें, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सारे पड़े हुए हैं, आप क्वेरी करना चाहते हैं तो क्वेरी कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो हमारे लिए ये मेन टैब है, इंस्ट्रक्शन टू होम बायर, टू नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, टू NBCC, टू फॉरेंसिक ऑडिटर, टू बैंक। ठीक है, इसमें जाएंगे तो ये बैंक को भी जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं उन सबके नोटिसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हम सबसे पहले अपने सेक्शन में आते हैं, होम बायर्स। ठीक है, हम अपने सेक्शन में आए होम बायर में, तो आप देखेंगे तो जो भी रीसेंट अपडेट है वहां आपको मिलेगा। सबसे पहला रीसेंट अपडेट है नोटिस ऑन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, दैट इज 15/9/2020। ठीक है, ये बढ़ा दी गई है, ये 15/9 कर दी गई है। तो इससे रिलेटेड उनका जो नोटिस है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए इन्होंने एक पेज लगा दिया है। ठीक है, किराया ठीक है वेंकटरमानी। Next, guideline on calculation on service tax and outstanding dues by home buyer and procedure for deposit of home loan and outstanding due into the UCO bank account। वो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल करके दिखा दिया लाइव। ठीक है, उसमें जो एक्सेल शीट मेरी है वो आपको हेल्प करेगी, दोनों ही एक्सेल शीट हेल्प करेगी। फर्स्ट एक्सेल शीट आपको हेल्प करेगी एग्जैक्ट सेम अमाउंट आपको वेबसाइट में डालने की, और सेकेंड शीट आप को हेल्प करेगी कि आप किस तरीके से अपना अगर 10 गो में जाना चाहते हैं 10 इंस्टॉलमेंट में, तो आप इस तरीके से आप इसको अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी, पेड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जानी होगी वो 31 अक्टूबर को करनी होगी, दिसंबर को करनी होगी, फरवरी को करनी होगी। तो आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपको कितना कितना कब कब देना है। सर एक मिनट सर, तीसरी चीज आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। हाँ, सर एक मिनट सर मैं ये पूछ रहा था, हम लोगों ने जितना पे ऑलरेडी कर दिया है वो अमाउंट कहीं दिख सकती है कि नहीं सर अभी? सर ये हालांकि हमारे पास हो भी, अगर फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने जो डेटा कोर्ट रिसीवर को दिया है, क्योंकि देखिए ये चीजें, देखिए कोर्ट रिसीवर ये चीजें बताते नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। किसी सज्जन ने हमारे ही टीम में कोई एक थे बहुत अच्छी पोस्ट पर, उन्होंने एक सुझाव दिया था कोर्ट रिसीवर को कि वो मदद करना चाहते हैं, वो शायद किसी प्लेस में इंस्पेक्टर थे और DRT जैसे जो डिविजन्स हैं उनमें भी उन्होंने काम किया हुआ था, लेकिन किया नहीं उन्होंने कुछ ऐसा, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो बहुत से मामलों में नहीं करते। अगर ये डेटा होगा पेमेंट का तो जरूर, अगर अपलोड फॉर्मेट में होगा उनके तो जरूर दिखेगा उनकी वेबसाइट पर, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। वो जब फाइनली डेटा आएगा तो पता लगेगा कि दिख रहा है या नहीं। प्राइमरी जो उसका उद्देश्य है कस्टमर डेटा का वो ये है कि उसको वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए ताकि कोई भी करेक्शन किसी भी बायर का किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जैसे कि मैं भी अमाउंट को एक साइड में रख रहा हूं, और भी चीजें, जैसे बहुत से लोग हैं जिनका ईमेल आईडी लॉक हो गया होगा, फोन नंबर चेंज हो गया होगा, रेंट पे रहते होंगे पिछले 5 सालों में, रीलोकेट हो गया, जॉब चेंज हो गई, बहुत सी ऐसी, मोबाइल नंबर बंद हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारे इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए वो वेबसाइट बनाई जा रही है। ठीक है, तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन। अब फाइनल स्वरूप जो बनकर आएगा तब पता लगेगा कि उसमें अमाउंट है या नहीं है, मुझे भी पता नहीं सर। सर मैं ये कह रहा था, जैसे हमारे पास ये हैबिटेट सेंटर का लेटर आता था ना, कि क्यूमुलेटिव जो अभी आप पीछे लेटर दिखा रहे थे कि अभी तक आपने टोटल इतना पेमेंट कर दिया है, ठीक है ना सर, हम उसी लेटर को देख करके चालान जनरेट करेंगे, बराबर है ना सर? यस यस, वो जो लेटर है वो लेटर बिल्कुल फाइनल माना जाएगा ना सर, जो अथॉरिटी ने, है ना, उसमें जितना उन्होंने लिख दिया है कि इतनी अमाउंट रिसीव्ड है क्लाइंट से, बायर से, उसको तो सर कोई बाद में चेंज नहीं कर सकता ना सर, ये मैं पूछ रहा हूँ। नेवर, क्योंकि आपने जो पे किया होगा वो सब आ रहा है उसमें, मैंने बैंक से पूरा रिकंसाइल कर लिया है सब। DD
चेक किसी माध्यम से किया होगा वो तो क्रॉस चेक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वो आरटीजीएस से किया है, उन्होंने उस टोटल पेमेंट को एक्नॉलेज भी करके दिखाया हुआ है अपनी। बिल्कुल सर, माना जाएगा वो। O2 हैबिटेट सेंटर की जो रिसिप्ट आती थी ना सर, उसमें क्यूमुलेटिव कितना पे कर दिया वो भी मेंशन रहता था उसमें। हाँ, माना जाएगा तो वो तो सर डेटा बिल्कुल पक्का माना जाएगा ना सर? बिल्कुल सर, पक्का 100%। क्योंकि मैं अभी किसी के पास नहीं गया अपना डेटा पूछने के लिए कि मेरा कितना बकाया है। मैं जो रिसिप्ट मुझे मिली हुई हैं ये सारी मेरे बैंक में भी जमा है। मैंने हर एक रिसिप्ट डे 1 से सब कुछ अपने फाइल में लगवाई हुई है होम लोन के। विश्वनाथ जी, एक फ्रेश बैंक लोन के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? विश्वनाथ जी सॉरी, लास्ट वाले पॉइंट पर ही एक क्वेरी है कि अब मेरे साथ क्या है, मैं सबवेंशन बायर हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कोई भी रिसीप्ट या कोई भी डिमांड कभी भी बिल्डर से आई नहीं, तो मेरे पास वो कोई भी डिटेल नहीं है, तो अभी क्या एसओए मुझे मिल सकता है कहीं से? नहीं सर, या अभी नहीं मिल पाएगा आपको एसओए। आपको आपका डिमांड कौन देता था? सर वही ना, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, सबवेंशन बायर नहीं आप समझे नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। अभी कोई डिमांड आई? आपका पैसा किसने दिया? बैंक ने सर। बैंक को कांटेक्ट करिए और उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन लीजिए। सर एक्चुअली डीएचएफएल है, तो अभी वो ये इंफॉर्मेशन देने में भी अब वो आनाकानी करते हैं। नहीं सर, नहीं करेंगे सर। आप उनको ऑर्डर दिखाइए, बोलिए मुझे पेमेंट करना है आगे फर्दर। आप मुझे बताइए कि किस किस हेड में आपने बेसिक जो डिमांड आई थी बिल्डर की उसमें टैक्स पोर्शन कितना है और बेसिक प्राइस कितना, आप मुझे बताइए। आप रोज आइए उनके यहाँ, वो दे देंगे। नहीं देते हैं तो आप उनकी कंप्लेन करिए सीआर को। ठीक है सर।